अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 18 अमेंडमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो जिसने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसी से आगे चल रही है वीडियो पार्ट 2 जो है। तो इसलिए ये आज हम इसमें पढ़ेंगे जो पेपर के लिहाज से जो क्वेश्चन आता होता है वो आता होता है सेंटर प्रोवेंस रिलेशनशिप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है 18 अमेंडमेंट में। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि 18 अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई थी जैसे सेंटर और प्रोवेंस में आपस में रिलेशन चेंज हुआ था। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह बताऊंगा, आपने इनको ज़रूर मेंशन करना है। और कुछ आर्टिकल के बगैर कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हुई थी वो कंकरेंट लिस्ट थी, वो एबॉलिश हो गई थी। ठीक है, अब कंकरेंट लिस्ट का मैंने पिछली बार बताया था तो कि वो क्या होती है। तो ये कंकरेंट लिस्ट थी। अब कंकरेंट लिस्ट वो वाली लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और यूनिट्स जो हैं दोनों मिलके लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो इसमें 47 आइटम थे इससे पहले। तो जैसे ही ये वो वाली चीज़ थी जिसमें सेंटर और प्रोवेंस दोनों लेजिस्लेट कर सकते थे, लेकिन जब भी इन दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो जाता तो डिस्प्यूट अराइज होने में जो सेंटर की विल थी वो डोमिनेंट हो जाती। मतलब इनडायरेक्टली इस लिस्ट में भी जो डोमिनेंट डिसीजन होता था वो सेंटर का होता था। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ है 18 अमेंडमेंट में, इन्होंने इस पूरी लिस्ट को एबॉलिश कर दिया और ये जितने भी 47 आइटम्स थे ये सारे ट्रांसफ़र हो गए प्रोवेंस की तरफ। इनमें से 10 जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए क्योंकि वो सेंटर के पास ही रहते हैं, क्योंकि वो सेंटर से रिलेशन रखते हैं, तो वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए। बाकी 37 आइटम जो है फुली, ये जो 10 आइटम है इनमें सेंटर और प्रोवेंस कोऑर्डिनेट करके चीज़ को बनाएंगे। बाकी जो 37 आइटम्स हैं वो फुली ट्रांसफ़र्स हो गए हैं दूसरी तरफ। तो पहला काम तो सेंटर प्रोवेंस के रिलेशन में ये चीज़ हुआ। दूसरी बात हम अगर करें कि इसमें क्या हुआ था, तो इसमें फाइनेंशली जो है प्रोवेंसेस को स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है, स्ट्रेंथन किया गया फाइनेंशली प्रोवेंसेस को। अब स्ट्रेंथन कैसे किया गया? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 157 में जो है वो आर्टिकल 157 लाया। 157 में जो है इन्होंने ये काम किया कि सेंटर और प्रोवेंस के रिलेशन कुछ इस तरह से बनाए कि जब भी फेडरल गवर्नमेंट कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट लगाना चाहती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जिसको हम कहते हैं, वो लगाना चाहती है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसको जिस सूबे में वो लगाना चाह रही है उससे अप्रूवल लेगी। जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा तो वो उधर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकती। तो अगर वो कंस्ट्रक्शन करना चाहती है लेकिन प्रोविंशियल असेंबली उसको नहीं करना दे रही और इन दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो गया है, तो इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई। ठीक है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का पर्पस ये था कि जो सेंटर और प्रोवेंस के दरमियान अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर या कुछ एनएफसी वगैरह पर डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो उसका डिसीजन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जहाँ पर ये बैठ के दोनों डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने इस तरह से प्रोवेंस को स्ट्रेंथन किया कि इनको जब भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाएंगे तो प्रोवेंस से इजाज़त लेके लगाएंगे। दूसरी बात इन्होंने ये की, इसी का पॉइंट 2 है, आर्टिकल 160 में इन्होंने फर्दर चेंजेस लाई। आर्टिकल 160 में इन्होंने ये कहा कि जब भी जितने भी प्रोवेंसेस हैं उनको एनएफसी में जो शेयर दिया जाता है, एनएफसी जो है ये बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हर सूबे को जो है बजट के टाइम पे हर सूबे को जो है
वो एक ख़ास शेयर दिया जाता है उसके कामों के लिए। तो इस आर्टिकल 160 में ये बताया गया था कि जितना जो भी प्रोविंस को शेयर दिया जाएगा एनएफसी में, वो पिछले एनएफसी से कम नहीं होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमने पिछले में हमने 1300 अरब डॉलर दिए एक प्रोविंस को, तो इस बार हम जो है 1100 अरब डॉलर देंगे। नहीं, जो पिछला आपने एनएफसी शेयर दिया है प्रोविंस को, अगला एनएफसी शेयर उससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 160 में था। और इसके साथ आर्टिकल 160 में ये भी बताया गया कि किस तरह जो जितने भी एनएफसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो एनएफसी की जो ये वाला शेयर मिलने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। तो ये बताया गया कि जो फेडरल और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो इसको मॉनिटर करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, कि वेदर ये जिस तरह बताया गया है उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसमें कौन सी हर्डल्स आ रही हैं। तो जो भी सूबे को दिया जाएगा उस सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे उस एनएफसी को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 160 में बताया गया। ये सारी चीज़ें सूबों को स्ट्रेंथन कर रही हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें सूबों को शेयर मिल रहा है। ठीक है, सूबों की से आ रही है उसमें चीज़ में, सूबे क्या चाहते हैं वो काम हो रहा है। तो फिर आगे इस तरह से हुआ कि अभी हम देखते हैं कि उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोन भी ले सकती है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जब भी हुकूमत को सूबाई असम्बली को लोन चाहिए तो वो लोन ले सकती है। अभी देखें, लोन लेने के लिए जब भी आप लोन देते हैं तो उसकी सिक्योरिटी में भी कुछ रखते हैं। तो सिक्योरिटी किसकी सिक्योरिटी पे लेगी? फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल सूबे के लिए, जो प्रोविंस कर्जा ले रहा होगा उसके लिए सिक्योरिटी जो कौन फ्राहम करेगा? सेंटर फ्राहम करेगा। ठीक है, इसके सबसे देखें कितना फ़ायदा हो रहा है सूबों को कि सूबे लोन भी ले सकते हैं ऑन द गारंटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट उनको जो है ऑथराइज़ करेगी या वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, तो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? लोन्स रेज कर सकती है, लोन ले सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और ये जो जितनी बातें हो गई हैं 18 अमेंडमेंट की, ये सेंटर और प्रोविंस के आपस में रिलेशंस की बात हो रही है। आपने इसी तरह से मेंशन करना है हेडिंग्स में दे के, इसी तरह से जब आप एलेबोरेट करेंगे तो तभी आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो ये हो गया सेंटर और प्रोविंस का आपस में रिलेशन, जिसमें आपने कंकरेंट सबसे पहले लिस्ट पढ़ी, फिर हमने फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करने के लिए 4 पॉइंट पढ़े कि आर्टिकल 157 भी में इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ कि जब भी इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना होगा फेडरल गवर्नमेंट को, तो वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेगी, और अगर इनमें डिस्प्यूट राइज हो जाएगा तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू या उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सॉल्व किया जाएगा। फिर हमने आर्टिकल 160 पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि एनएफसी अवार्ड जो होंगे उसका शेयर जो है हर प्रोविंस का पिछले शेयर से कम नहीं होगा। और उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो फेडरल और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस एनएफसी को मॉनिटर भी करेंगे। और तीसरी चीज़ हमने इसमें ये पढ़ी कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लोन भी ले सकती है। तो उसके साथ साथ कंकरेंट अबॉलिश लिस्ट जो हुई थी उसमें पावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे कि इसके में मज़ीद 18 अमेंडमेंट में क्या काम हुए पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, पार्लियामेंट को किस तरह से स्ट्रेंथन किया गया। पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन इस तरह से किया गया कि पहले इस तरह से होता था कि जजेस की अपॉइंटमेंट खुद जजेस ही करते थे। इन्होंने क्या किया, एक बना दी
आर्टिकल 175A में इन्होंने अमेंडमेंट की, और इस अमेंडमेंट के तहत इन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो प्रोसीजर है उसको चेंज किया। ठीक है, अभी पहले इस तरह से होता था कि जजेस की अपॉइंटमेंट जजेस ही करते थे और उसमें पार्लियामेंट की कोई से नहीं होती थी। जज ने जिसको नॉमिनेट कर दिया वो अपॉइंट कर दिया जाता था, पार्लियामेंट की कोई इसमें कोई मुदाखलत नहीं होती थी। तो उन्होंने पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए इनके अपॉइंटमेंट के मेथड में चेंज किया, और चेंज आर्टिकल 175A में क्या चेंज की, सबसे पहले इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया। अभी जुडिशल कमीशन में इन्होंने गवर्नमेंट के भी मेंबर ऐड किए और जितने भी हाई चीफ जस्टिस वगैरह उनको भी ऐड करके एक कमीशन बनाया सात मेंबरान का। तो ये क्या करेंगे, जिस जज की भी वैकेंसी क्रिएट होगी तो ये जुडिशल कमीशन क्या करेगा, उनको जो नए लोग होंगे उनकी नॉमिनेशन करेगा। उनकी नॉमिनेशन के बाद ये जुडिशल कमीशन क्या करेगा, उनके नाम फॉर एग्जांपल 2 नाम इन्होंने नई वैकेंसी के लिए सिलेक्शन करके किधर भेजे हैं। अभी इन्होंने जो नई चीज़ लाई है वो क्या की है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है। पहले ये कमेटी के पास अख्तियारात नहीं होते थे, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है इन्होंने कि पार्लियामेंट्री कमेटी में गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के मेंबर होंगे। ठीक है, ये 8 लोगों पर मुश्तमिल होगी। तो ये वाले जो नॉमिनी होंगे वो इनको भेजे जाएंगे। ये इसने अपनी मेजॉरिटी के थ्रू, 8 की मेजॉरिटी क्या होती है, 5 होती है, ये 5 के थ्रू इस नॉमिनी को कंफर्म करेगी। ठीक है, या फिर इसके पास ये भी इख्तियार है कि अपने 3 या 4 तादाद के 3/4 के ये रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन जब ये रिजेक्ट करेगी तो इसको एक ख़ास रीज़न देनी पड़ेगी, सॉलिड रीज़न देना पड़ेगी कि वो क्यों रिजेक्ट कर रही है। तो देखें आप जुडिशरी में इन्होंने किस तरह पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया है, जो कि पहले जिसकी पहले सही नहीं होती थी जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो 18 अमेंडमेंट में पार्लियामेंट को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन कर दिया गया है। तो ये थी 18 अमेंडमेंट के कुछ मेजर पॉइंट। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, तो अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।